स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। भारतीय राजनीति का या ये कहें कि भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो कि पहली बार हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ और ना ही अपने बुरे सपने में कोई भी भारत की राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि उसके साथ ऐसा हो। हम बात कर रहे हैं भारत के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के उस सबसे बड़े चैप्टर की, एक ऐसा चैप्टर जिसमें पहली बार एक सिटिंग गवर्नमेंट मात्र एक वोट से गिर जाती है। एक प्रधानमंत्री को मात्र एक वोट की वजह से अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है, पद को छोड़ना पड़ता है। तो ये जो आज का इवेंट जो आज आपको बताने वाले हैं, भारत के इतिहास का, राजनीतिक इतिहास का एक बहुत अहम इवेंट रहा। इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो वोट किसका था, किसने भीतरघात किया, किसने धोखा दिया, किसके बारे में, किस नेता के, किस पार्टी के बारे में क्या बातें रहीं उस समय पर। तो सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के आपको UPSC CSE के सारे लिंक्स मिल जाते हैं, हमारे बैचेस के, प्रोग्राम्स के। वहाँ पे जाके आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंगली किसी भी बैच को सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे परचेस कर सकते हैं। और वहाँ से आप जब इसे परचेस करते हैं, बड़े डिस्काउंट पाने के लिए VJ Live कोड लगाइए। ये कोड जो है आपको एक बड़ा डिस्काउंट तो देगा ही, आप यहाँ पे इन कोर्सेज़ के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे एपिसोड की। तो बात है 90 के दशक की। 1990s का ये जो दशक था, भारत के लिए कोएलिशन पॉलिटिक्स का दौर चल रहा था। यहाँ पे किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। पार्टियों के बीच में भीतरघात की स्थिति लगातार बनी हुई थी। बैकडोर मीटिंग्स जो थी उनका होना आम बात हो गई थी भारत की राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। और इसके बाद में इस 90 के दौर में ही आता है साल 1996। साल 96 में लोकसभा चुनाव होते हैं। पहली बार इस चुनाव में वाजपेयी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। अब ये जो चुनाव हुआ था, हालांकि यहाँ पे भी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि पूर्ण बहुमत हासिल कर पाई हो, लेकिन फिर भी बीजेपी के, भाजपा के जो वोट थे वो सबसे ज़्यादा थे। इस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए थे उम्मीदवार, वो थे वाजपेयी जी। और वाजपेयी जी बन जाते हैं प्रधानमंत्री भारत के पहली दफ़ा। लेकिन उनकी जो पहली सरकार रही मात्र 13 दिन चल पाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही दोस्तों कि भाजपा जो थी वो मेजॉरिटी कभी प्रूव ही नहीं कर पाई इसमें। खैर, इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट्स आती हैं, जिसमें देवगौड़ा जी, उसके बाद गुजराल साहब, ये सभी लोग प्रधानमंत्री पद पर रहे कुछ समय तक। ये सभी जो लोग थे, इनकी जो पार्टीज़ थी, ये कांग्रेस के एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से यहाँ ज़्यादा देर तक ये सरकारें भी चल नहीं सकी। भारत में इस तरह का दौर चल रहा था कि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई तो प्रधानमंत्री हो जो कि लंबे समय तक हमारा प्रधानमंत्री रहेगा। इसी दौर ने एक बात क्लियर कर दी थी यहाँ पे सभी पार्टीज़ के लिए कि बिना बड़े अलायंस के सत्ता और कुर्सी हासिल करना किसी के लिए भी इस समय भारत में आसान नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, भाजपा। यही बैकग्राउंड था जिसमें बीजेपी ने अपनी पहली बड़ी प्रीपोल कोएलिशन बनाई, जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA। करीबन मई 1998 में NDA को बनाया गया था। ऑफिशियली मई 1998 में उसको डिक्लेयर किया गया था, लेकिन इसके पहले ही ये तैयारियां शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये जो साल था 1998, इसमें लोकसभा चुनाव भी हुए। फरवरी 1998 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव देश के सामने खड़े हो गए थे और इसके अलावा देश को फिर से एक बार वोट करना पड़ा। बीजेपी ने इस बार जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया था, अब तक ऑफिशियली उसका हालांकि अनाउंसमेंट मई में हुआ है, लेकिन ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA बनाया था, उसके साथ में AIADMK, समता पार्टी, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल जैसे ये जितने सारे रीजनल लीडर्स थे, ये सभी इस पूरे अलायंस के अंदर शामिल हो गए थे NDA के साथ में इस चुनाव के लिए। और इसका जो फ़ायदा था वो सीधा NDA को, और या फिर कहें कि बीजेपी को यहाँ पे मिलता है इस इलेक्शन में। इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया दोस्तों, यहाँ पे NDA को 543 सीट्स में से लगभग 259 सीट जो थी वो मिली। मेजॉरिटी जो थी वो 273 का मार्क था, हालांकि उससे थोड़ा कम था ये जो मार्क जो बीजेपी को मिला 259 सीट्स का। लेकिन मेजॉरिटी पूरी करने के लिए भाजपा को अब अलग अलग पार्टीज़ को अप्रोच करना था। यहाँ पे भाजपा तेलुगु देशम पार्टी से 12 सीट लेती है, INLD के पास जाती है, वहाँ से 4 सीट मिलती हैं। तो छोटी छोटी जो पार्टीज़ थी बाकी, और कई सारे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे, उन सब का सपोर्ट यहाँ पे लेना पड़ा भाजपा को। और इसके बाद जो टोटल था वो पहुँच गया था 282 तक। इसी नंबर के सहारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉन्फिडेंस वोट जो था वो जीता और उसके बाद
मार्च 1998 में 98 में एक नई कोएलिशन सरकार के रूप में एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। अब वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये जो पूरा चुनाव रहा था, इस चुनाव का सबसे क्रूशियल कैरेक्टर थी जे जयललिता। जे जयललिता और उनकी पार्टी AIADMK इस पूरे चुनाव के सेंटर स्टेज पर रहीं। इसकी बड़ी वजह ये थी कि उनके 18 MPs 18 सांसद थे, जो कि पूरी सरकार का जो भविष्य था वो उन्हीं के ऊपर टिका हुआ था। और राजनीतिक गलियारों में इस समय पर अक्सर ये बात भी हुआ करती थी, चर्चाएं हुआ करती थी कि जयललिता समझ चुकी थी, उस समय उनकी पार्टी के लीडर समझ चुके थे कि दिल्ली की जो सरकार है उनका सर्वाइवल जो है वो AIADMK के सांसदों पर टिका है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बातें उठती थी हर बार कि इसी वजह से शायद जो जयललिता हैं वो अपनी बार्गेनिंग पावर्स का पूरा इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। खैर, AIADMK को सेंट्रल कैबिनेट में इस चुनाव के बाद इस कैबिनेट में ये जो बना उसमें लगभग 6 मंत्रालय दिए गए। 6 मंत्रालय उन्हें मिलते हैं। उनका स्टेटस क्लियर हो गया था एक किंग मेकर का। वो यहाँ पे इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने वाले किंग मेकर की तरह उनको देखा जाता था। पर शुरुआत से ही ये जो अलायंस रहा NDA का, खासकर BJP और AIADMK का, ये अलायंस, इसकी डाबाडोल स्थिति हमेशा सामने आती है। वाजपेयी जी ने खुद बाद में अपने भाषणों में अपने इस पॉलिटिकल करियर के इस पीरियड को अपनी पॉलिटिकल लाइफ का सबसे ज़्यादा पेनफुल फेज़ बताया। उनका कहना था कि सरकार बनने से पहले ही AIADMK ने अपना जो सपोर्ट लेटर था उसे रोककर प्रेशर डाला था सरकार के ऊपर, और सरकार बनाने के बाद भी जयललिता रोज़ कोई ना कोई बात जो थी वो सामने आके रख देती थी। राजनीतिक गलियारों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने ये आता है कि AIADMK की सबसे बड़ी डिमांड्स 2 चीज़ों के अराउंड थी, जो बातें सामने रखी जाती थी प्रधानमंत्री के लगातार जयललिता के द्वारा। तो ये डिमांड्स थी, पहली कि तमिलनाडु की उस समय की जो DMK सरकार थी उसे डिसमिस करना है, और दूसरी थी कि जयललिता के खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं या फिर उनमें जो करप्शन केसेस हैं उन्हें उनकी जो सेंट्रल इंक्वायरी एजेंसीज़ की इंक्वायरी हो रही है उसको रोक दिया जाए। वाजपेयी जी ने यहाँ तक कि पब्लिक रैलीज़ में भी कई दफ़ा ये कहा है, जो कि दर्ज है रिपोर्ट्स के अंदर, कि जयललिता चाहती थी कि उनके खिलाफ सभी पेंडिंग करप्शन केसेस वापस ले लिए जाएं और DMK गवर्नमेंट को तुरंत हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने दोनों ही डिमांड्स पर झुकने से इनकार कर दिया। तो ऐसा वाजपेयी जी के कई सारे भाषणों में देखने को मिलता है। इसके साथ ही AIADMK बार बार सरकार गिराने की धमकी देती रहती थी इस दौर में। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के आसपास में भी, जस्ट इंडिपेंडेंस डे के पहले, एक वाक्य बताया जाता है वाजपेयी जी के द्वारा कि उस समय पर भी सपोर्ट विड्रॉ करने की जो धमकी थी वो जयललिता के द्वारा दी गई, लेकिन उस वक्त किसी तरह से ये जो दोनों पार्टीज़ के बीच में पैचअप था वो हो जाता है। अब एक तरफ आप सोचिए कि जब एक सरकार पावर में है और उसके बाद दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज़ को ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अंदर चल रही है, प्रधानमंत्री बहुत परेशान है, तो यहाँ लेफ़्ट की जो पार्टीज़ थीं, जो अपोजिशन पार्टीज़ थीं, उन्होंने अपना स्टैंड जो था वो क्लियर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना स्टैंड मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये जो अलायंस है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, ये अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, कभी भी टूट सकता है। और इस तरह की जो बातें थीं इसके बाद जब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों के द्वारा की जाती थी, नेताओं के, मंत्रियों के द्वारा की जाती थी, तो उसके बाद चर्चाओं का विषय पूरे देश भर में बनती थी। खैर, इसी के साथ यहाँ पे एक इस तरह का माहौल बन गया था पूरे देश में, खासकर NDA के अंदर, कि मिड टर्म इलेक्शन जो हैं उनका सवाल कभी भी सामने खड़ा हो सकता है। हवा में एक तरह से वो सवाल जो है वो लटक रहा है, कभी भी हमारे सामने आ सकता है। मिड टर्म इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, ये माहौल था उस समय। वाजपेयी जी के लिए ये जो 13 महीने रहे, 13 महीने करीबन वो इस समय पर रहे अपने PM पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे, रोज़ किसी ना किसी पॉलिटिकल मंच पर उनकी अग्नि परीक्षा की तरह उन्होंने बताया इन 13 महीनों को। एक तरफ क्योंकि भारत में न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 की वजह से जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो था उनके ऊपर, प्रधानमंत्री थे देश के। दूसरी तरफ अंदर से ही जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनकी डिमांड्स लगातार आ रही हैं, प्रेशर लगातार आ रहा है। AIADMK के अलावा भी कई सारी छोटी छोटी पार्टीज़ थीं जो अपना अपना हिस्सा मांगती रहती थीं, और इसलिए BJP के जो टॉप उस समय के संकट मोचन कहे जाते थे, खासकर उसमें प्रमोद महाजन साहब का नाम आता है। हर वक्त नंबर्स जो थे उनको जोड़ना, यहाँ से वहाँ मीटिंग्स करते रहना, अलायंसेस के साथ में इनको एक साथ रखने की कोशिश करना, तो ये सारी चीज़ों को करते ही वो उनको अक्सर देखा जाता था इस दौर में 1998 और 1999 के बीच में। इस पीरियड में BJP ने अपनी इमेज एक स्टेबल, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की तरह बनाने की कोशिश की, मात्र कोशिश की, क्योंकि बन नहीं रही थी।
जो धरातल पर स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कोalition के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जैसे जैसे बढ़ते गए, जिस तरह से आगे बढ़े, सरकार का बेस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। यहाँ पे हुआ ये कि अपोजिशन, खासकर कांग्रेस, लेफ्ट और कुछ रीजनल पार्टीज़ ऐसी थीं जिन्होंने इस बेचैनी को भाजपा की, एनडीए की क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। वो उसको लगातार देख ही रहे थे और एक बड़े मौके की बस तलाश में थे। यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं भूमिका बनाई जाती रही। खैर 1999 की 99 की जब शुरुआत हुई, जब साल 99 आया, एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच में जो तनाव था वो खोलकर सामने आने लगा था। खासकर फरवरी और मार्च का जो महीना रहा दोस्तों, यहाँ पे देखा गया कि जयललिता ने एक बार फिर से अपनी जो डिमांड्स थी, बताया जाता है भाजपा के द्वारा कि उन्होंने अग्रेसिव तरीके से इन डिमांड्स को उठाना शुरू कर दिया था। भाजपा की जो लीडरशिप थी वो इसे एक तरह से एक बहुत बड़े प्रेशर की तरह, एक ब्लैकमेल की तरह भी देख रही थी। ऑपोजिशन भी ये समझ चुका था। ऑपोजिशन की तरफ से भी ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर कर लिया गया था। अलग अलग ग्रुप सामने आने लगे थे, पार्टी सामने आने लगी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जैसे जो ग्रुप्स थे, उन्होंने ओपनली ये लिखना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो भाजपा लेड अलायंस है ये अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है। इसके गिरने पर एक अल्टरनेटिव बनाना चाहिए, एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि देश का नेतृत्व कर सके, जिसमें कांग्रेस को लीड रोल दिया जा सकता है। ये बातें यहाँ पे सामने लिखी गई। यानी बैकग्राउंड में आप समझ सकते हैं कि जब एक सरकार सामने बैठी है, मतलब नेक्स्ट सरकार का जो अर्थमेटिक था वो चुपचाप डिस्कस होने लगा था अंदर खानों में, जबकि पहली सरकार जो है, जो इस समय मौजूद है, वो अभी भी ऑफिस में थी। तो यहाँ पे ये माहौल रहा। 1999 ये 99 का वो साल रहा जब अप्रैल का महीना आता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि एआईएडीएमके ने ऑफिशियली भाजपा से फाइनली, ये वो महीना था जब अपना सपोर्ट जो था उसे वापस लेने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहते हैं कि जयललिता ने राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास जाकर फॉर्मली अपना जो लेटर था वो दिया और उसके बाद वाजपेयी सरकार से जो सपोर्ट था अपना वापस ले लिया। और इसी के साथ ये जो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन जयललिता के द्वारा दी गई थी, यहाँ ये क्लियर हो गया था कि एनडीए के नंबर्स जो हैं वो खतरे में हैं और अब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जिस संकट की उम्मीद थी वो उनके सामने आकर खड़ा हो चुका है। तो अब एआईएडीएमके के 18 एमपी, 18 सांसद हटते ही एनडीए की स्थिति ऐसी थी कि मान लीजिए आप एक खाई है और आप उसके एकदम किनारे पर खड़े हैं। एनडीए की मेजॉरिटी एकदम हेयर लाइन पर आ चुकी थी। अगर कुछ और छोटे ग्रुप्स या फिर कुछ और जो वोट थे, क्रॉस वोटिंग हो जाती, उसमें अगर कोई लोग पलट जाते, कुछ ग्रुप्स पलट जाते, तो सरकार पूरी तरह से गिर सकती थी। प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता वाजपेयी जी को। इसीलिए पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस समय वाजपेयी जी को खुद ही लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ पे सभा में आना पड़ा। वो खुद यहाँ पे आते हैं और प्रूव कर सके जिससे कि उनकी सरकार जो है वो अभी मेजॉरिटी में है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वो लोकसभा में आके सामने आके खड़े होते हैं। और फिर आया वो दिन 17 अप्रैल 1999 का। साल 99 का ये 17 अप्रैल का वो दिन था जो इतिहास में दर्ज हो गया। लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार के लिए मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस सामने रखा। 2 दिन तक हाउस में डिबेट चलती रही, गर्म बहस हुई, जहां वाजपेयी सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने अपनी अचीवमेंट जो थी वो सामने गिनवाई। अपोजिशन ने कोalition के फेलियर्स गिनवाए। एआईएडीएमके की जो कंट्रोवर्सी थी उस पर भी डिस्कशन हुआ। सरकार की पॉलिसीज़ पर सवाल उठाए गए। इस डिबेट के दौरान वाजपेयी जी ने अपनी स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि असली एम जो था कांग्रेस का इस पूरे दौरान में, वो सिर्फ उनकी सरकार को गिराना था, ना कि कोई कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव देना या कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन देना। अपोजिशन लीडर्स जो थे उनमें कई सारे लोग सामने आए, जैसे शरद पवार, लेफ्ट के कई सारे नेता और कई सारी रीजनल पार्टीज़ के प्रतिनिधि थे, जो सब इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये जो सरकार थी अपना मोरल मैंडेट पूरी तरह से खो चुकी है और एक अपॉर्चुनिस्टिक जो कोalition है उस पर टिकी हुई है साफ तौर पर। तो खैर वोटिंग जो थी अब वो होना शुरू होती है। वोटिंग का दिन आता है। वोटिंग के दिन सुबह से ही पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में एक तरह से भागम भाग जो थी वो लगी हुई थी। ये ऐसा समय था कि जब सरकार जो थी वो आज के दिन गिर भी सकती थी, कोई नई सरकार सामने खड़ी हो सकती थी, कोई नया नेता उभर कर सामने आ सकता था। तो वोटिंग की जो सुबह थी, पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स खचाखच भरे हुए थे। एक टेंशन का माहौल सब जगह देखा जा सकता था। सरकार और अपोजिशन दोनों के जो फ्लोर मैनेजर्स थे हर सांसद को काउंट कर रहे थे लगातार कि कौन आ गया है, कौन नहीं आया है, किसने बहाना बना दिया है, कौन बीमार है, कोई अगर ऐसा है जो आ रहा हो तो फ्लाइट से है तो रास्ते में है, कितना समय लगेगा।
तो ये सारी चीज़ें लगातार फ्लोर मैनेजर्स के द्वारा देखी जा रही थी। इस बीच में ही बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने सुबह लगभग 10:45 यानी 11:15 बजे के आसपास वाजपेयी जी को फ़ोन किया, और ये बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि वाजपेयी जी के पास फ़ोन आया और उस फ़ोन के थ्रू ये एश्योरेंस दी गई थी बीएसपी चीफ के द्वारा, बसपा की चीफ के द्वारा, कि उनके जो सांसद हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। ये बात सुनते ही एनडीए कैंप के अंदर थोड़ी सी राहत की जो सांस थी वो उन्होंने ली, क्योंकि भाई जितने भी सपोर्ट में आ जाएं, लोग समर्थक आ जाएं, वो बहुत ही बेहतर है, सरकार नहीं गिरानी पड़ेगी, कम से कम सही सरकार गिरेगी नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में आप देखिए दोस्तों कि सुबह से शाम तक बहुत कुछ बदल जाता है, ऐसा आगे होने भी वाला था। जैसे ही हाउस असेंबल हुआ, फाइनल स्पीचेस होने लगी, स्टार्ट होती हैं, सबकी नज़र उन पार्टीज़ पर थी मोस्टली जो लास्ट मिनट तक, आखिरी समय तक अपना जो स्टांस था, जो अपना पोजीशन थी, उसको क्लियर नहीं कर रही थी। डिबेट फाइनली वाइंड अप हो रही थी। अचानक से बीएसपी नेता मायावती जी जो थी, उनको बोलने का मौका मिला। सबको लग रहा था कि वो सरकार को कंडीशनल सपोर्ट देंगी, न्यूट्रल स्टांस की बात करेंगी, लेकिन मायावती जी ने खड़े होते ही एक फ्लैट टोन में ये कह दिया कि बीएसपी इस गवर्नमेंट का विरोध करेगी और वोट अगेंस्ट करेगी। ये जो उनका कहना था, ये भाजपा के लिए, एनडीए के लिए भी एक सन्न कर देने वाली बात थी। बाकी कई सारे वहाँ पे पार्टी मेंबर्स ऐसे मौजूद थे, अलग अलग पार्टियों के भी, जो कि विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या वाकई में मायावती ने ऐसा कहा है। खैर, मायावती के ऐसा बोलते ही बीएसपी के जो बाकी सांसद थे, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान और अकबर अहमद भी सामने थे, उन्होंने भी ओपनली सामने गवर्नमेंट के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया। इससे ये सामने सिग्नल चला गया था कि बीएसपी का ब्लॉक जो है अब वो एनडीए के साथ में नहीं है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी ये समझ चुके थे, एनडीए की सारे लीडर्स ये समझ चुके थे कि हमने बीएसपी का सपोर्ट जो है वो खो दिया है यहाँ पे, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा संकट भाजपा के एनडीए के सामने खड़ा हो गया था। ये वो पल था जब एनडीए के लिए एक साइकोलॉजिकल सेटबैक था, एक तरह से अगर इसको देखा जाए, क्योंकि जो नंबर्स उन्होंने सोच रखे थे वो रियल टाइम में अब स्लिप होते जा रहे थे। उनके जो नंबर्स थे, जो अनुमान लगाया गया था, सोचा गया था कि ये तो हमारे साथ में होंगे ही, लेकिन ऐसे में अचानक से अगर जिसका आपने सोचा ना हो और वो भी साथ छोड़ दे या चला जाए, आपके अपोजिट चला जाए, तो आपका जो एक फिगर है, जो आपका पूरा गणित है, वो बिगड़ जाता है। यही चीज़ यहाँ पे एनडीए के साथ हो रही थी। इस पॉलिटिकल गेम के बीच एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी, उसके सांसद सैफुद्दीन सोज जो थे, उनके बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि उस वक्त वो अपनी पार्टी के लाइन के अगेंस्ट जाकर, पार्टी लाइन के अगेंस्ट विप किया उन्होंने, गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे वोट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस दरअसल ऑफिशियली गवर्नमेंट को, एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली थी और कर रही थी लगातार, लेकिन सोर्स जो थे वो सामने आए। उन्होंने अपना कॉन्साइंस वोट जो था उसका हवाला देकर अपोजिशन की साइड में जो बटन था उसको दबा दिया। बात सामने आप ये देखिए कि एक पार्टी जो कि प्रॉपरली पूरी पार्टी एनडीए को सपोर्ट करने वाली थी, लेकिन उस पार्टी के एक सांसद अचानक सामने आते हैं और एनडीए को सपोर्ट करने से मना कर देते हैं। अपोजिशन के का जो बटन था उसको दबा दिया जाता है उनके द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था। बाद में इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर सोज ने अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है, जो उन्होंने कोट किया, हम वो आपको बता रहे हैं कि इस वोट को वो अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। उनका ये कहना था कि उन्होंने एक कम्युनल सरकार को गिराने का मोरल डिसीजन लिया। इसके लिए उन्हें पार्टी से भी उनकी निकाला गया और इस एक वोट ने बीएसपी के जो यू टर्न के साथ मिलकर, जो बीएसपी ने पहले काम किया, उसके बाद सोज ने जो काम किया, एनडीए सरकार के लिए स्थिति और ज़्यादा गंभीर बना दी थी दोस्तों। तो वोटिंग में जो ऐसे ट्विस्ट थे, जो चेंजेस थे, वो लगातार आते रहे और सभी लोग सदन में भौचक्के होकर ये सब देख रहे थे। सब जानते थे कि ये जो दिन है आज का, वो इतिहास में दर्ज होने वाला है। खैर, यहाँ पे अब तक आपको लग रहा होगा कि पहले मायावती जो बीएसपी का वोट था उसकी वजह से चीज़ें कहीं बिगड़ी होंगी, या फिर जो सैफुद्दीन सोज का वोट रहा उसकी वजह से, लेकिन अभी एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी उड़ीसा के उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे गिरधर गमांग, उनके वोट को लेकर हुई। गमांग दरअसल पहले लोकसभा के कांग्रेस एमपी, कांग्रेस सांसद थे। कुछ हफ्ते पहले ही, इस समय से जब ये वोटिंग हो रही थी, इसके कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी जो लोकसभा की सीट थी उससे फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं दिया था। बीजेपी ने ये वोट काउंट ही नहीं किया था दोस्तों। ये सामने आता है, एनडीए ने ये वोट जो था इसको काउंट ही नहीं किया था कि क्या ये गिरधर गमांग जो है उनका वोट भी काउंट होगा या नहीं। तो अब हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके पास, गिरधर गमांग के पास कुछ महीने का विंडो था जिससे वो स्टेट असेंबली में मेंबर बन सकते थे और साथ ही साथ में तब तक
इस समय तक टेक्निकली लोकसभा के मेंबर भी रह सकते थे और उन्हें, जब वो लोकसभा के मेंबर थे, तो वोट देने का अधिकार था, वो उसके हकदार थे। और इसी के तहत 17 अप्रैल 1999 का वो दिन जब दिल्ली में संसद में यहाँ पे वोटिंग हो रही थी, गिरधर गमांग उड़ीसा से दिल्ली आते हैं, प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट में, और उनका वोट सभी जानते थे कहाँ जाने वाला है। कांग्रेस लाइन को फॉलो करते हुए उन्होंने एनडीए सरकार के खिलाफ अपना वोट दिया। उनका ये एक वोट फाइनल टैली में निर्णायक साबित हुआ। वोटिंग के बाद जब नंबर्स स्क्रीन पर आए सामने, तो ये पता चला कि वाजपेयी सरकार को 269 वोट मिले हैं और अपोजिशन कैंप को 270। सिर्फ एक वोट का फ़र्क था दोस्तों। इतिहास में ऐसा पहली दफ़ा हो रहा था कि सिर्फ एक वोट का फ़र्क था। स्पीकर जीएमसी बालायोगी थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा मूव किया गया कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो चुका है और इसीलिए सरकार मेजॉरिटी प्रूव करने में असफल रही है। अगर आप सोचिए कि जो एक वोट था, वो जो वोट थे अगर टाई हो जाते, 269 और 269 दोनों तरफ मिल जाते, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता था कि जो स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता है, इससे वो स्टेटस को के फेवर में वोट देकर सरकार को बचा सकते थे। लेकिन एक एक्स्ट्रा अपोजिशन वोट ने ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म कर दी थी और शायद वो वोट सैफुद्दीन सोज का था या फिर वो वोट गिरधर गमांग का था। तो ये आज तक डिबेट का विषय बना हुआ है। खैर, इस तरह भारत की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक सिटिंग गवर्नमेंट एक सिंगल वोट से गिर जाती है, जो कि आज तक नैरोएस्ट डिफीट माना जाता है भारत में। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट आते ही सदन में अलग अलग मूड्स दिखने लगे थे। लोग अलग अलग माहौल में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। एक तरफ अपोजिशन लीडर्स थे, अपोजिशन बेंचेस जो थी उन पर शरद पवार जैसे जो कांग्रेस लीडर्स थे, वो तुरंत मायावती के पास जाकर उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं। उनके स्टैंड ने गवर्नमेंट गिराने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। दूसरी तरफ एनडीए का जो कैंप था, उसमें एक शॉक वेव थी, पूरी तरह से एक शोक की लहर थी, डिसअपॉइंटमेंट था। ये दोनों का एक मिक्स जो फ्लेवर होता है वो यहाँ पे सामने दिख रहा था एनडीए के कैंप के अंदर। एल.के. आडवाणी ने रिपोर्टर्स से ये कहा बाहर आते हुए कि वोटिंग जो थी वो लार्जली हमारे एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हुई थी, लेकिन बीएसपी और सैफुद्दीन सोज के वोट जो थे उनको बैलेंस हम नहीं कर पाए। उनके वोटों ने ये जो बैलेंस था इसको पूरी तरह से पलट दिया है। वाजपेयी जी जब खुद बाहर निकले तो बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि मोशन डिफीट हो गया है और अनाउंस किया कि वो तुरंत ही कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे और फिर प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन को अपना रेजिग्नेशन जो है वो पेश करेंगे। बाहर निकलने के बाद बताया जाता है कि वाजपेयी जी को बहुत ही कंपोज देखा गया था। हालांकि कई लोग कहते हैं कि वो अपने कमरे में जाकर पहली दफ़ा उनके आंसू निकले थे, वो रोए थे। लेकिन ये जो डिफीट थी उनके लिए काफ़ी पर्सनल तो थी ही, देखा जा सकता है बिल्कुल कि उन्हें एक तरह से विश्वासघात या कहें धोखा, ये सारी चीज़ें मिली यहाँ पे। पार्लियामेंट की वो काफ़ी इज्जत किया करते थे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और यही सब के चलते सामने ये आता है कि बाहर निकल के उन्होंने प्रॉपर डिग्निटी के साथ अपने इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट किया, अपनी हार को स्वीकार किया। वरना आज की राजनीति का परिदृश्य ये है दोस्तों कि इस समय अगर देखा जाए तो बाहर निकलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाने लगते हैं, चिल्लाया जाने लगता है मीडिया के सामने। कई सारी ऐसी राजनीतिक गतिविधियाँ आपको देखने को मिल जाती होंगी। तो खैर, उस समय के पॉलिटिशियंस, उस समय के नेता अलग थे, हर पार्टी के नेता अच्छे थे। उस समय अलग चीज़ें देखने को मिलती थी। सरकार गिरते ही खैर अगला सवाल जो था ये था कि अब किसको सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। राष्ट्रपति भवन का रोल सडनली सेंटर स्टेज पर आ गया था। आप देखिए, अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस की नेतृत्व जो कर रही थी वो थी सोनिया गांधी, और इसलिए उन्होंने या सोनिया गांधी ने सामने आकर क्लेम किया कि 272 का जो नंबर है हम उसे जोड़ सकते हैं, हमें बस थोड़ा समय चाहिए और हम यहाँ पे अल्टरनेटिव सरकार बना सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी प्रेसिडेंट से मिलकर ये कह भी चुकी थी कि उनके पास सपोर्ट है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल लेवल पर जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो पूरी तरह से बैलेंस होकर सामने हमारे साथ नहीं आ जाती, तब तक हम प्रॉपर नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे यही बताया जाता है कि प्रैक्टिकल लेवल पर जो रियलिटी थी वो थोड़ी सी अलग थी। रीजनल पार्टीज़ जैसे मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, या फिर लास्ट मोमेंट पर कई सारी ऐसी पार्टीज़ जो अपना सपोर्ट कांग्रेस के साथ भी क्लियर नहीं कर रही थी, इन सब की वजह से ये जो अटेम्प्ट था कांग्रेस का वो कोलैप्स हो जाता है। प्रेसिडेंट नारायणन ने सिचुएशन को प्रॉपरली असेस करके, उसका असेसमेंट करने के बाद पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का और एक नए इलेक्शन बुलाने का फाइनली फैसला लिया, क्योंकि मेन रीज़न इसका यही था कि कोई भी
सरकार जो थी, स्टेबल मेजोरिटी क्लियरली कोई भी सामने कहीं से आ नहीं रही थी। इस पॉलिटिकल हंगामे के कुछ ही हफ्तों के बाद में आप देखिए कि देश में एक तरफ अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री अब कौन होगा अगला, इसी पे सवाल खड़ा हो चुका है, यही नहीं पता है। लेकिन इसी समय पर हमारा एक जो पड़ोसी है, एक नाकारा पड़ोसी पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या किया था कि एक बार फिर अपना वो भीतरघात करना शुरू कर दिया, इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, और इसका जो परिणाम निकला वो हुआ कारगिल का युद्ध। हमने पाकिस्तान से इसके पहले पीस की मांग की थी। बस जो यात्रा थी दिल्ली से लाहौर तक, जो बस चलती थी, वाजपेयी जी ने ही वो बस इस समय 99 में ही चलाई थी। लेकिन पीस के बदले, उस शांति वार्ता के बदले हमें क्या मिला? कारगिल का युद्ध। तो यहाँ पे इस पॉलिटिकल हंगामे के बीच में कुछ ही हफ्तों के बाद में देखा यह गया कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट फूट पड़ता है, जहाँ भारतीय फौज ने उस हाई एल्टीट्यूड पोजीशन पर पाकिस्तान के इंट्रूडर्स को, ये जो लगातार घुसपैठ कर रहे थे, घुसपैठिए थे, इन्फिल्ट्रेटर्स थे, आतंकवादी थे पाकिस्तानी फौज के साथ, इन्हें पीछे धकेलना शुरू किया और इन्हें हार का सामना कराया। एक बहुत ही बड़ी हार पाकिस्तान की यहाँ इस वॉर में हुई। लेकिन इसके पहले क्या हुआ देश के अंदर? जब ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, वाजपेयी जी को यहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में, एक तरह से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कोई अलग से टर्म नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ उन्होंने ऑफिस अभी भी संभाला, क्योंकि देश के ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी का एक तरह का संकट था। कारगिल वॉर के दौरान उनकी लीडरशिप का जो स्टाइल रहा, ये देखा गया कि बहुत ही मेजर्ड तरीके से, फर्म डिप्लोमेटिक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग उन्होंने पोजीशन अपनी रखी। पब्लिक के सामने जो उनकी छवि यहाँ पे गई, इसको पब्लिक ने, जनता ने देश की स्ट्रांगली रजिस्टर किया। लोगों ने यहाँ देखा कि एक वो व्यक्ति जो अभी एक वोट से सरकार से जाने वाले थे, प्रधानमंत्री का पद उनका चला जाता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस संकट की घड़ी में देश को कैसे बचाया है। कारगिल की जो विजय थी उसने भाजपा के खेमे को एक नेशनलिस्ट मोमेंटम दिया। पब्लिक के सामने अब ये स्टोरी थी कि एक प्रधानमंत्री जिसे सिर्फ एक वोट से गिराया गया था, फिर भी वॉर टाइम में लीडरशिप जो उन्होंने दिखाई है, जो मैच्योरिटी दिखाई है, और डिग्निफाइड तरीके से सामने आए हैं, इसलिए उन्हें एक और स्टेबल मैंडेट मिलना चाहिए। और इसके बाद इसी साल 1999 सितंबर और अक्टूबर के महीने में भारत ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव देखे। लोकसभा चुनाव जब सामने आए, लोगों ने वोटिंग की। इस बार लोगों का मूड वोट करते समय कुछ अलग था। हाल ही में हमने कारगिल का युद्ध भी जीता था, और कुछ ही महीनों के बाद ये जो हिस्टोरिक डिफीट हुई थी एक वोट से भारत के इतिहास में, इसके कुछ ही महीनों के बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव हो रहे थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से एनडीए को एक बहुत बड़ा बहुमत मिला। यहाँ पर सामने आता है कि एनडीए ने क्लियर मेजॉरिटी इस बार हासिल की थी। पहली बार 1984 के बाद किसी अलायंस को इतनी सीधी मेजॉरिटी मिली थी दोस्तों। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी को 13 अक्टूबर 1999 को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, इस बार रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल कोलिशन के साथ। तो ये जो टर्म रहा उनका, ये पहला टर्म था जिसे उन्होंने 5 सालों का जो टर्म होता है एक प्रधानमंत्री का, उसे पूरी तरह से कंप्लीट किया था। ये देश का एक ऐसा इवेंट रहा है, एक ऐसा अध्याय रहा है, भारत की राजनीति का एक ऐसा अध्याय रहा है जिसे कहा जाता है कि ये वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ चीज़ें हैं। ये हर दफ़ा नहीं हो सकता है, बहुत ना के बराबर ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये देश में जब हुआ तो इसके बाद लोग बहुत सन्न रह गए थे कि क्या ऐसा भी वाकई कुछ हो सकता है कि किसी प्रधानमंत्री को मात्र एक वोट की वजह से अपनी कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़े, और वो एक वोट भी इस तरह के हों कि कभी डिसाइड ही ना हो पा रहा हो, कि आज तक डिबेट उस पर चल रही हो कि आखिर वो वोट असल में था किसका। ये आप डिसाइड कीजिएगा कि वोट आखिर किसका था, और किसके वोट की वजह से साल 1999 में ये जो सरकार गिरी थी वाजपेयी जी की, तो वो आखिर किसके वोट से गिरी थी। अब अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।